दोनों हो रहा है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? इसका कॉपर का ई नॉट रिडक्शन क्या होगा? प्लस 0.34 और इसका माइनस एनोडिक, तो इसका भी प्लस 0.34, बट यहाँ माइनस साइन है तो प्लस 0.34 माइनस 0.34 इक्वल टू 0 हो गया। तो जब भी सेम मेटल का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो ई नॉट सेल हमेशा जीरो हो जाएगा। ये ई नॉट सेल जीरो हो गया। यस सर। ई नॉट सेल जीरो, ई सेल जीरो नहीं, अच्छा ई नॉट सेल यहाँ बताया, तो ई नॉट सेल जीरो हो गया। तो अब यहाँ मैंने लिख दिया 0 माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2। एन की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। C1 अपॉन C2, अगर C1 C2 के बराबर है तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी टर्म 0 हो गया। क्या इस सेल का ई सेल क्या होगा? 0 होगा। इफ C1 इक्वल टू C2, ई नॉट सेल भी 0 और ई सेल भी 0, तब जब C1 C2 के बराबर होगा। तो क्या कोई ऐसा सेल बना सकते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल का लें और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी सेम हो? नहीं बन सकता। उसका ई सेल हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ई नॉट सेल 0 हो गया और C1 C2 के बराबर होगा तो log 1 की वैल्यू 0, ये भी टर्म 0, तो ऐसा सेल नहीं बन सकता है। हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट ले लूँ, इफ C1 इज नॉट इक्वल टू C2, तो अब ई नॉट सेल, ये वाला टर्म तो हमारा 0 होगा, ई नॉट सेल 0, लेकिन इसको हम नॉन जीरो कर सकते हैं। ई सेल अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और ई सेल कब पॉजिटिव आएगा? जब C1 इज लेस देन C2। अगर C1 लेस देन C2 है तो log लेस देन 1 की वैल्यू निगेटिव आएगी। यस सर। log लेस देन 1 की वैल्यू निगेटिव आएगी। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव साइन पहले से है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो इसका ई सेल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इफ C1 इज, तो तब पॉसिबल है। और ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे, क्योंकि इस सेल में मैंने इलेक्ट्रोड तो सेम मेटल का लिया, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन हमने डिफरेंट रखा। इसमें क्यूप्रिक सल्फेट अगर C1 है, ठीक है, अगर ये 1 मोलर है और ये 0.1 मोलर ले लें, तब सेल रिएक्शन पॉसिबल है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो ई सेल 0 आ जाएगा। तो हमने यस सर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट रख के एक सेल बना। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यस सर, वो आ गया। वैसे ही ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में 2 इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दोनों में हाइड्रोजन गैस भरा है P1 एंड P2, और दोनों में इलेक्ट्रोलाइट हाइड्रोजन आयन है। अगर P1 P2 के बराबर है और C1 C2 के बराबर है तो यहाँ भी कोई सेल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब ओवरऑल मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ। एनोडिक रिएक्शन, इस एनोडिक हाफ सेल में, पहले वाले सेल में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रही है, जिसका कंसंट्रेशन C2 है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। और कैथोडिक रिएक्शन क्या हो रहा है? इस हाफ सेल में हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन P2 है।
हाइड्रोजन का यहाँ प्रेशर P2 है और यहाँ प्रेशर P1। अब ये नेट सेल रिएक्शन हो गया, ऐड कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। यस अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने ऐड किया है यहाँ C1 C2 के बराबर ले लिया, तो log लेस देन 1 की वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव इंटू निगेटिव, यहाँ पहले से निगेटिव साइन है और ये टर्म क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने जनरल इसका बताया था, ये तो पर्टिकुलर केस ले लिया, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बन गया। ये जनरल मैंने ये बताया था कि अगर P1 P2 के बराबर नहीं है और C1 C2 के बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो ये नेट सेल रिएक्शन होगा, फिर C1 C2 से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और इसमें केस बताया था कि अगर P1 P2 के बराबर है, C1 इज लेस देन C2, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इफ C1 इज इक्वल टू C2 बट P1 इज ग्रेटर देन P2, तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल ये बनेगा। P1 इज लेस देन P2 ना, ग्रेटर देन, लेस देन P2, ये हाँ, तब P1 इज ग्रेटर देन P2 तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा ना सर। को कब आएगा, C1 C2 के बराबर हो गया, कहाँ था C1, अगर C2 के बराबर हो गया तो ये C1 C2 से कट गया ना, तो P2 हाँ। क्या होना चाहिए, यस सही है, पहले वाला सही था, P2 इज लेस, तभी तो स्पॉन्टेनियस आएगा, निगेटिव आना चाहिए ना सर। हाँ, जब सर P1 इज इक्वल टू P2 होगा तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और अगर C1 C2 के बराबर होगा तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यानी गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है, हाइड्रोजन का जो गैस इलेक्ट्रोड बना है उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यानी C1 इक्वल टू C2 में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेट होगा। हाँ, C1 इक्वल टू C2 में इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और P1 इक्वल टू P2 में इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, दो अलग अलग सेल। और अगर दोनों डिफरेंट है तो ओवरऑल ये सेल रिएक्शन होगा, और फिर ये नस्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे अगर दोनों डिफरेंट है, जनरल में, इन जनरल, ठीक है, ठीक है। Yes, अच्छा, इसका ई सेल का पॉजिटिव आएगा जब ऊपर वाला टर्म P2 माइनस C1 इज लेस देन P1 होगा, डिनोमिनेटर से, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन का हाफ सेल है, ठीक है, इसके अंदर एनोडिक रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये सेल रिएक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे निकालेंगे, इस टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया pH से, तो फाइनल फार्मूला आ गया माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.059 pH, ठीक है। अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस पॉइंट दिस, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, इसको ऊपर ले गया, तो निगेटिव साइन की जगह पर यहाँ साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, और प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की जगह पर माइनस pH आ जाएगा। यस सर। हाँ सर, ये जो पूरा है सर, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का, मतलब ये सिर्फ ये हाफ सेल के लिए है, और ऊपर जो मैंने दिया था वो दो ऐसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कंबाइन कर दिया था, तो वो कंप्लीट सेल बन गया था। यस सर, ये सिर्फ हाफ सेल का है, ये सिर्फ हाफ सेल का है, ठीक है। अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये पहले वाला एनोडिक रिएक्शन हो रहा है, तो ये पहले वाला ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर कैथोडिक रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वाला, ठीक है। प्राइमरी सेल, अ सेल विच कैन नॉट रिचार्ज, अ सेल इन विच रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको प्राइमरी सेल बोलेंगे। सेकेंडरी सेल, अ सेल विच कैन बी रिचार्ज, जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, जिसका रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। बैटरीज क्या होती हैं,
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल, 2 और मोर देन 2 सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन तो बैटरी होगा। लेड स्टोरेज बैटरी मैंने बताया था, लेड स्टोरेज बैटरी में ये एनोड है, प्योर स्पॉन्जी लेड का बना है, हर सेल का स्ट्रक्चर सेम है, और ये कैथोड है जो लेड ऑक्साइड का बना है, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब इसका कैथोड इसके एनोड से, इसका कैथोड इसके एनोड से, और इसका कैथोड आउटर सर्किट में पूरे घर में सप्लाई किया गया एसी फ्रिज बल्ब कूलर से, और इसका एनोड आउटर सर्किट में गया। ठीक है, अब इसमें एनोडिक रिएक्शन क्या होता है, ये जितने भी एनोड हैं इन सारे एनोड पर लेड, प्योर लेड, लेड आयन में ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस एनोड का इलेक्ट्रॉन तो इधर गया आउटर सर्किट में बल्ब फ्रिज एसी से होते हुए, इस एनोड का इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर, इस एनोड का इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर गया, इस एनोड का इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर गया, इस एनोड का इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पर गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने अपने नेबर, और इस कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन मिला इस एनोड का इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट वाले सेल का एनोड का इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में, लास्ट वाले सेल का कैथोड का इलेक्ट्रॉन, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। हर एनोड पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। नेट रिएक्शन होगा, लेड आयन सल्फेट आयन से कंबाइन करके लेड सल्फेट बना लिया, तो ये हुआ एनोडिक रिएक्शन, नेट एनोडिक रिएक्शन। दोनों को ऐड कर दिया हमने, लेड से लेड कैंसिल, तो लेड प्लस सल्फेट इक्वल टू लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, लेड ऑक्साइड, हर कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 मोल हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट एनायन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म लेड सल्फेट प्लस 2 मोल वाटर। इस एनोडिक और कैथोडिक को ऐड कर दिया तो ये नेट सेल रिएक्शन मिल गया, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 मोल लेड सल्फेट प्लस 2 मोल वाटर। अब यहाँ देखो लेड और लेड ऑक्साइड का कंसंट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन घटेगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, और जब बैटरी वापस रिचार्ज होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा रिचार्जिंग के दौरान, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। रिचार्जिंग के दौरान जिस एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था अब उस पर रिडक्शन होने लगेगा, अब उसको कैथोड बोलेंगे, और जिस कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था उस पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा, जो मैंने डैनियल सेल में सब कुछ बताया था कि चार्जिंग के दौरान ऐसा होगा, तो रिचार्जिंग में उल्टा। हाँ बोलिए। डिस्चार्जिंग के दौरान सर किसका कंसंट्रेशन कम होगा सर, पीबी का? जब डिस्चार्जिंग हो रहा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा ना, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो इन केमिकल रिएक्शन की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो लेड प्योर लेड है, ठीक है, इसका अमाउंट कम होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। लेड ऑक्साइड इसका अमाउंट कम होगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। बट सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है, इसका कंसंट्रेशन घटेगा। लेड और लेड ऑक्साइड का कंसंट्रेशन नहीं घटेगा, अमाउंट कम होगा, ये प्लेट थिनर होती जाएंगी, इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्योर लेड सॉलिड है ना, लेड ऑक्साइड भी सॉलिड है, किसी भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, हाँ उसका अमाउंट चेंज होगा। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन घटेगा क्योंकि ये तो सोल्यूशन है एक्वस मीडियम में। लेड सल्फेट सॉलिड बनेगा, वाटर लिक्विड बनेगा, वाटर का भी कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा डिस्चार्जिंग के दौरान। अब फिर जब बैटरी रिचार्ज होती है, वापस लाइट आ जाती है, इन्वर्टर इसको रिचार्ज करता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, यही लेड सल्फेट वाटर से रिएक्ट करके वापस इसमें कन्वर्ट होता है, वापस प्लेट पर लेड डिपॉजिट होने लगता है, लेड ऑक्साइड डिपॉजिट होने लगता है कैथोड पर। तो जब बैटरी जब रिचार्ज होगी तो रिचार्जिंग के दौरान अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब लाइट आ जाती है, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने लगता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब लाइट चली जाती है, बैटरी से जब हम पावर कंज्यूम करने लगते हैं, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन होता है। रिचार्जिंग के दौरान बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो बस यही है। अच्छा, ये टाइम टू टाइम वाटर, बैटरी वाटर क्यों डालते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोड बाहर निकले होते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, एटमॉस्फेयर में इनसे वेपर का लॉस होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट होता रहेगा,
आप कहोगे सर बैटरी तो बंद है, एयर टाइट है, जो बाहर इलेक्ट्रोड हैं वो मॉइस्ट होते हैं ना, बैटरी के ऊपर इलेक्ट्रोड दिखते हैं, तो उनसे वाटर का लॉस होता रहता है, वाटर वेपराइज होता रहता है, इसलिए टाइम टू टाइम हमको बैटरी वाटर डालना पड़ता है। बैटरी वाटर बिल्कुल डिस्टिल वाटर होना चाहिए। इस बैटरी वाटर में अगर कोई मिनरल्स है तो आपकी बैटरी धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, प्लेट में इम्प्योरिटी डिपॉजिट होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट में वो इम्प्योरिटी डिजॉल्व स्टेट में या प्रेसिपिटेट फॉर्म में आने लगती है, जो बैटरी की इफ़िशियंसी को कम करने लगती है, बैटरी की लाइफ कम होने लगती है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी है जो कार बाइक घरों में हम लोग यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है, हाँ इन्वर्टर वाली बैटरी, हाँ। अब उसका वोल्टेज कितना होगा, इसको बैटरी क्यों बोल रहे हैं, सेल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत सारे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बैटरी बोलते हैं। बैटरी और सेल में यही अंतर है, जितने सेल बढ़ाते जाओगे उसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा। हर सेल का वोल्टेज 3 वोल्ट के आसपास होता है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में चला जाता है, ठीक है। तो कितने चैम्बर आप इसमें ऐड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका वोल्टेज बढ़ता जाता है, पोटेंशियल ऐड होता जाएगा ना सीरीज में। यस सर, ऐड होता जाएगा, चार्ज सेम रहता है। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते, अच्छा देखो कई किताबों ने बेवकूफ़ी की है, सुन लो, कई किताबों ने क्या किया है कि सारे एनोड को एक साथ कनेक्ट कर दिया और सारे कैथोड को एक साथ, फिर वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, एक सेल का जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल रहेगा। यस सर, ठीक है। तो अगर हाई वोल्ट की बैटरी बनानी है तो ऐसे बहुत सारे सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते जाओ, बैटरी बैटरा बन गया जो ट्रकों में यूज करते हैं, साइज उसकी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब आजकल जो है ये जो प्लेट है स्पॉन्जी लेड और लेड ऑक्साइड की एनोड और कैथोड, ये ट्यूबुलर शेप में आ रहा है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। आप जब मार्केट में देखते होगे ट्यूबुलर बैटरी, तो ट्यूबुलर शेप में इसलिए इलेक्ट्रोड को बनाते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, मैक्सिमम सरफेस पर रिएक्शन हो। काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ट्यूबुलर शेप में अगर ये एनोड कैथोड होंगे तो उनकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी ना, स्पाइरल शेप में। यस सर, अच्छा स्पाइरल कैसे, मतलब समझ गया, सब घुमा घुमा एकदम घुमा स्पाइरल शेप में ट्यूबुलर जिसको बोलते हैं, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है। बैटरी उसमें कैसे डालेंगे सर? बैटरी कैसे डालेंगे उसके अंदर? ये इलेक्ट्रोड उसके अंदर डालेंगे ना, बैटरी नहीं, वो तो इलेक्ट्रोड अंदर फिट करने के बाद ये चैम्बर को सील करते हैं ना, ट्यूबुलर शेप में। ऐसे मतलब इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोड को हम ट्यूबुलर ले लेते हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड को ट्यूबुलर ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रोड मैंने सीधा सीधा प्लेन लिया है ना, हाँ सर, ये इलेक्ट्रोड, अब ये इलेक्ट्रोड ट्यूबुलर शेप में हो जाएगा, स्पाइरल शेप में, तो उससे क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई कम हो जाएगी ना। यस सर, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो मोर सरफेस पर रिएक्शन होगा, तो बैटरी की इफिशियंसी बेटर हो जाती है, लाइफ ज़्यादा चलेगी सर। हाँ, बैटरी में हमेशा बैटरी वाटर डालना चाहिए, डिस्टिल वाटर डालना चाहिए। बैटरी मार्केट से जो प्योर या रेन वाटर, वो भी फर्स्ट रेन वाटर नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रेन जो होती है, पहली बारिश नहीं, क्योंकि पहली बारिश में भी एसिड होता है, तो बारिश का पानी भी यूज कर सकते हैं। वाटर को बॉयल करके भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें मिनरल्स नहीं होना चाहिए। कैंट का वाटर है, उसको अगर बॉयल कर दें तो उसमें कम मिनरल्स रहेंगे। तो बैटरी वाटर टाइम टू टाइम डालते हो, तो इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। अब देखो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल इसी का नाम है बेकन सेल, बेकन साइंटिस्ट ने बनाया था। इसी को अपोलो मून मिशन सेल बोलते हैं। अपोलो मून मिशन में इस सेल को यूज किया गया था। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, 3 चैम्बर होते हैं, इधर से हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर पर पास करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर पर इधर से पास करते हैं इस चैम्बर में, और इधर से ऑक्सीजन गैस हाई प्रेशर के साथ पास करते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं ये पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं, ग्रेफाइट के पोरस इलेक्ट्रोड, इनमें पोर्स होता है। इसमें क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की कुछ इम्प्योरिटी भी होती है एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब इधर से हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन और इधर से हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं।
सेंट्रल चैम्बर में एक्वस अल्कली होता है, एक्वस NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं, एक्वस अल्कली होता है। अब देखो इस एनोड के अंदर, पोरस एनोड के अंदर रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? इधर से हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर पर पास करेंगे और इधर से हाइड्रोक्सिल एनायन आएगा। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस एनोडिक रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस 4 मोल हाइड्रोक्सिल एनायन से रिएक्ट करेगा एनोड के अंदर। इस इलेक्ट्रोड हाइड्रोक्सिल एनायन सर, हाइड्रोक्सिल एनायन कैथोड में ही होगा ना? नहीं, NaOH सेंट्रल चैम्बर में NaOH लिया है ना, तो ये NaOH से OH आयन इधर आएगा, इसमें इंटर करेगा, पोरस है ना। ठीक है सर, ठीक है, बीच में रहेगा वो। हाँ बीच में रहेगा। और इधर से हाइड्रोजन गैस हाई प्रेशर पर है, इसलिए NaOH को ये पोरस अंदर इधर नहीं आने देगा, इस चैम्बर में नहीं आने देगा, क्योंकि गैस का हाई प्रेशर है। तो इधर से OH माइनस आएगा और इधर से हाइड्रोजन गैस, इसी इलेक्ट्रोड के अंदर ये एनोडिक रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्सिल एनायन से रिएक्ट करके 4 मोल वाटर बनाएगा, H2O N+4 इलेक्ट्रॉन। एनोडिक रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ 4 मोल इलेक्ट्रॉन का। अब कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा? इस कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा? इधर से ऑक्सीजन गैस और इधर से वाटर, 2 मोल वाटर। इस एनोड के अंदर एक कैथोडिक रिएक्शन है, कैथोड के अंदर कैथोडिक रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोड के अंदर, ये भी पोरस है। 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पर पैदा हुआ, ठीक है, वो कैथोड पर गया 4 मोल इलेक्ट्रॉन। इसी 4 मोल इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर एक्सेप्ट किया जाएगा और प्लस 2 मोल वाटर, 4 मोल हाइड्रोक्सिल एनायन बन गया। इस एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को जब हमने ऐड किया तो नेट सेल रिएक्शन ये मिला। हाइड्रोक्सिल एनायन से हाइड्रोक्सिल एनायन कैंसिल, 2 मोल वाटर से 2 मोल वाटर कैंसिल, 2 मोल वाटर बच गया। 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 4 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये नेट सेल रिएक्शन मिला। 2 मोल हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म 2 मोल वाटर लिक्विड। ठीक है, एंड 4 फैराडे चार्ज प्रोड्यूस हुआ। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगी, ओवरऑल रिएक्शन में यही हो रहा है, तो 4 फैराडे चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 4 × 96500 कूलम चार्ज, इतना इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ। इसको कंबस्शन सेल भी बोलते हैं। वास्तव में यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, कंबस्शन हुआ, हाइड्रोजन कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो ये पोल्यूशन फ्री सेल होता है, इसमें कोई पोल्यूटेंट नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रीफर करते हैं। 70% इसकी इफ़िशियंसी होती है, ΔG/ΔH इफ़िशियंसी ऑफ द सेल इंटू 100 इफ़िशियंसी ऑफ द सेल, आगे बताऊंगा। तो पोल्यूशन फ्री होने की वजह से इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है, नो पोल्यूशन होता है, कोई पोल्यूशन। हाँ, और सर इसको अपोलो मून मिशन में यूज किया गया। हाँ बोलिए सुधांशु। इसमें सर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बीच में लिया गया था, अगर जैसे ये डिस्चार्ज मतलब एक समय पे सर ये पूरा एकदम खत्म भी हो जाता होगा, जैसे इफिशियंसी इसकी कम हो जाती है, मतलब हाँ, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड करते रहेंगे, ये रिचार्ज नहीं होता। इसमें सर सोडियम आयन तो बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि सोडियम आयन का सर कोई यूज हो नहीं रहा है। हाँ, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। यस सर। हाँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, ऑक्सीजन गैस पास करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इलेक्ट्रोड किसका बना होगा सर? हैं? इलेक्ट्रोड मतलब किसका बना होगा ये? ग्रेफाइट का, पोरस ग्रेफाइट। उसमें मॉलिब्डेनम एंड क्रोमियम की इम्प्योरिटी मिक्स होती है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस खर्च होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहते हैं। सोडियम वो जो हाइड्रोक्सिल बन रहा है कैथोड पर, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो बना सोडियम आयन के साथ। बट ओवरऑल रिएक्शन किसकी होती है सर? इसमें क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम, क्रोमियम मॉलिब्डेनम, हाँ, एंड मॉलिब्डेनम।
हाँ, इससे इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, पोरस इलेक्ट्रोड होता है। तो जी ये है फ्यूल सेल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ड्राई सेल की बात करेंगे। यस सर, इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी बढ़ जाती है इससे। हाँ, तो ड्राई सेल जो बैटरी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ड्राई सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी मैकेनिज्म। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आपने रिवाइज किया होगा तो यस सर। क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट टाइम जरा देना। तो नेक्स्ट सेल इज ड्राई सेल। रेडियो में, टार्च में हम लोग जो सेल यूज करते हैं, एवरेडी, निप्पो, अलग अलग कंपनी का जो सेल यूज करते हैं वो यस सर। ड्राई सेल। वो क्या होता है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख लीजिए पहले। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जिंक का एक वेसल होता है, स्फेरिकल शेप एक जिंक वेसल होती है ना। सेल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप में जिंक की वेसल होती है, ठीक है। और यहाँ पर पिच से सील कर देते हैं इसको, और सेंटर में ग्रेफाइट, कार्बन की एक रॉड होती है, ग्रेफाइट रॉड, और इसके ऊपर कॉपर की कैप होती है, कॉपर कैप, मेटल कैप। इसको पिच से सील कर देते हैं, पिच से, सील्ड विथ पिच। और ये है कॉपर कैप, मेटल कैप, मेनली कॉपर की कैप होती है। पूरी की पूरी ये वेसल जिंक वेसल है, जिंक का वेसल है, एक सिलेंड्रिकल वेसल होता है। इंटायर जिंक सिलेंड्रिकल वेसल एक्ट एज एनोड। ये पूरा का पूरा जो जिंक का सिलेंड्रिकल वेसल बना है, ये वेसल खुद एनोड का काम करता है। इधर कंपनी का रैपर लगा होता है, पेपर कंपनी का रैपर जो भी है, और इसके अंदर पोरस पार्टीशन होता है, पोरस। आप अगर कभी सेल को तोड़े होगे तो आप देखते होगे ब्राउन कलर का पोरस पेपर होता है, पोरस पेपर। जिंक वेसल यस सर। अंदर से, हाँ, ब्राउन कलर का पोरस पेपर होगा, काला काला, ठीक है। और ये बीच में सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड है, कार्बन रॉड। तो ये ग्रेफाइट की कार्बन रॉड है। ये कैथोड की तरह एक्ट करता है। ये कैथोड की तरह से एक्ट करेगा। एंड दिस जिंक वेसल बिहेव एज एनोड। इंटायर जिंक वेसल बिहेव एज एनोड। ये जिंक का वेसल है, और ये कार्बन रॉड कैथोड का रोल प्ले करेगा। अब देखो सर्किट कब कंप्लीट होगी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, सेल रिएक्शन कब स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं। तो इसमें ये वाला जो रीजन है, इलेक्ट्रोड के जस्ट बाद वाला रीजन, यहाँ कार्बन पाउडर एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये जो पार्ट है, यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन फिलर के फॉर्म में यूज करते हैं। MnO2 पायरोलुसाइट एंड कार्बन पाउडर फिलर के फॉर्म में ये होता है। और इसके बाद जो पार्ट है, इस पार्ट में मॉइस्ट जिंक क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। इसमें होता है जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड पेस्ट होता है। तो इस पार्ट में होगा पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड
प्लस जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट इस पार्ट में होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है ड्राई सेल का, जिस सेल को आप लोग बैटरी में टार्च में यूज करते थे। ठीक है, अभी भी यूज करते हैं, अब तो रिचार्जेबल आने लगे। ये ड्राई सेल रिचार्जेबल नहीं है, ये रिचार्ज नहीं होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो रिएक्शन कब होगा। अगर बहुत सारे ऐसे ही सेल को सीरीज में जब कनेक्ट करते जाते हैं तो उसको बैटरी बोलने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल टार्च में यूज होते हैं ना, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल। ठीक है, तो सीरीज में अगर कनेक्ट करते जाएं तो उसको बैटरी बोलेंगे। जब तक सिंगल सेल है इसको सेल बोलेंगे। अब आप एक वायर लीजिए, उस वायर में एक बल्ब कनेक्ट कर दीजिए और उस वायर को जैसे ही आप यहाँ पीछे कनेक्ट टच कराओगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। सिंगल सेल है, एक अकेला सेल है। इसके कैथोड को जब तक एनोड से कनेक्ट नहीं करोगे इसके अंदर सेल रिएक्शन नहीं होगा। कोई सेल रखा पड़ा हुआ है, क्या उसके अंदर सेल रिएक्शन होगा? नहीं। सेल रिएक्शन कब होगा? जब इस कॉपर कैप को, इस कैथोड को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में एक बल्ब ले लिया, ये है बल्ब, या अमीटर वोल्टमीटर लगा दो और इसको वायर को जैसे ही पीछे वाले इसके बैक साइड से जो ओपन होती है ग्रे कलर का जिंक वेसल, इससे इधर तो कंपनी का रैपर होता है, कंपनी का रैपर होता है, कंपनी जिस भी कंपनी का है उस पर। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। सर्किट कंप्लीट होते ही अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसके अंदर सेल रिएक्शन क्या होगा। तो ये ड्राई सेल है, इसके अंदर एनोडिक रिएक्शन क्या होगा। देखो एनोड पूरी की पूरी जिंक वेसल किसकी बनी है? एनोड की, जिंक की एनोड बना हुआ। ये इंटायर जिंक वेसल एक्ट एज एनोड, जिंक ऑक्सीडाइज इनटू जिंक आयन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक वेसल जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होगी जिंक आयन में। ये जिंक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर करेगा। ठीक है, तो एनोडिक रिएक्शन जिंक आयन में कन्वर्ट। इंटायर जिंक वेसल बिहेव एज एनोड, ये पूरी जिंक वेसल एनोड का रोल प्ले करती है, पूरी जिंक वेसल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिंक आयन में ऑक्सीडाइज हो गया। अब क्या होगा? जिंक आयन अमोनिया गैस से रिएक्ट करके, अभी बताऊंगा अमोनिया गैस कैसे बन रही है, इससे रिएक्ट करके जिंक का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स। जब बैटरी को हम लोग तोड़ते हैं तो ब्लैक कलर का यही कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें कार्बन ब्लैक भी होता है पाउडर, जिससे ब्लैक कलर का होता है। अब कैथोडिक रिएक्शन इसके अंदर क्या होगा तो बताओ। कैथोडिक रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट लिया है, प्लस अमोनियम आयन एन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 मोल लिखेंगे, ये 2 मोल, ये 2 मोल, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना लेता है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है, प्लस 2 मोल अमोनिया। तो ये कैथोडिक रिएक्शन और ये एनोडिक रिएक्शन होगा। ठीक है, ओवरऑल इसको जब ऐड करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन ये मिलेगा। फिर ये जो अमोनिया यहाँ प्रोड्यूस हुई वो अमोनिया जिंक आयन से कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो जिंक इससे अमोनिया से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इधर प्रोडक्ट साइड में हम लिखेंगे जिंक कॉम्प्लेक्स, तो लिखेंगे जिंक वेसल प्लस 2 मोल पायरोलुसाइड MnO2 प्लस 2 मोल अमोनियम आयन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, फॉर्म MnOOH प्लस जिंक कॉम्प्लेक्स ZnNH3 क्योंकि जिंक आयन हमने इधर राइट साइड में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जिंक आयन इस अमोनिया से कंबाइन करके जिंक कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ये नेट सेल रिएक्शन होता है। ठीक है, जिसको ड्राई सेल बोलते हैं, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये भी रिचार्जेबल नहीं होता है। ड्राई सेल प्राइमरी सेल है,
इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ड्राई सेल इज अ प्राइमरी सेल। जो टार्च में रेडियो में जो सेल यूज करते हैं वो पुराने टाइम में जैसे एवरेडी निपो वो रिचार्जेबल नहीं होता है। तो ये Yes, sir. एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन और ये सेल का स्ट्रक्चर है। हाँ बताइए। सर जो जिंक आयन है सर वो कंबाइन सर NH3 से करके सर Zn कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना आयन लेता है। बना। तो फिर सर जब इन दोनों एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो हम जिंक आयन की जगह ये वाला रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स वाला इक्वेशन पुट कर देंगे। हाँ, यहाँ जिंक आयन न लिखकर अमोनिया न लिखकर, या तो हम यहाँ लिखें, यहाँ क्या लिखते हैं, जिंक आयन प्लस अमोनिया, लेकिन ये जिंक आयन अमोनिया से कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा ना। हाँ सर। ठीक है। तो ये नेट सेल रिएक्शन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई सेल। सर एनोडिक में से सर 4 टाइम्स ऑफ अमोनिया है, उसके साथ रिएक्शन बना रहा है, इसमें तो 2 ही टाइम्स ऑफ NH3 है ना। हाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ा, वो तो रिएक्शन है। ठीक है, ये हाफ मोल बनेगा तो यही ना। हाँ सर यही बनेगा। देखो 1 मोल जिंक, 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल अमोनिया, इससे ये हाफ मोल बनेगा। तो फाइनली ये बनता है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, नेट ये लफड़ा ही हटाइए। Yes, sir. ये प्लस जिंक आयन प्लस 2 मोल अमोनिया। अब 1 मोल जिंक आयन से 4 मोल अमोनिया रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ये अलग से है ये पार्ट। जिंक अमोनिया से रिएक्ट करके जिंक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या सेल के अंदर से अमोनिया गैस निकलती है जब सेल को हम यूज में लाते हैं? नहीं, क्योंकि वो अमोनिया गैस जिंक आयन से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेती है। ठीक है। अब देखो, अगर अमोनियम क्लोराइड की जगह पर अगर इलेक्ट्रोलाइट, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट लें, बेसिक इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH अगर ले लें तो इसको अल्कलाइन सेल बोलते हैं। देन इट इज नोन एज अल्कलाइन सेल। इसको अल्कलाइन सेल बोलेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड की जगह पर अगर NaOH या KOH ले लें तो अल्कलाइन सेल हो जाएगा। फिर यहाँ पर MnO2 अमोनिया से नहीं रिएक्ट करेगा, OH से रिएक्ट करेगा। अमोनियम आयन की जगह पर OH हो जाएगा, तो OH से रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें जो जिंक क्लोराइड मैंने लिया था, वो जिंक क्लोराइड, वहाँ भी जिंक आयन जो है वो अमोनिया के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको अल्कलाइन सेल बोलेंगे। इसके बाद जो सेल है, तो ये रिचार्जेबल सेल नहीं है। कैसा सेल है? प्राइमरी सेल है। नेक्स्ट सेल इज निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी। देखो, यहाँ पर निकल कैडमियम बैटरी में कैडमियम का हम बनाते हैं एनोड। एनोड किसका बनाएंगे? कैडमियम CD। ठीक है। और कैथोड किसका बनाएंगे? निकल का। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं? हर सेल का ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। उसमें एनोड किसका, कैथोड किसका और इलेक्ट्रोलाइट किसका। बताइए, ड्राई सेल में एनोड किसका था? जिंक का। कैथोड किसका? कॉपर रॉड, ग्रेफाइट। तो यहाँ एनोड कैडमियम का बनाते हैं और कैथोड निकल का बनाते हैं,
और इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं यहाँ पर, बोलो। इलेक्ट्रोलाइट इज हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, कैडमियम सॉलिड ये मेटल है प्योर स्टेट में, हाइड्रोक्सिल एनायन से ये रिएक्ट करेगा एक्वस और ये बनाएगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, N+2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, एनोडिक रिएक्शन। कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस 2 मोल वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बना लेगा निकल हाइड्रोक्साइड प्लस OH माइनस एक्वस। अब जरा ध्यान देना, यहाँ नेट सेल रिएक्शन में कौन कौन सॉलिड है, जो सॉलिड है उनका एक्टिव मास तो चेंज होगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मोल वाटर, ये 2 मोल बनेगा और ये 2 मोल हाइड्रोक्सिल एनायन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मोल हाइड्रोक्सिल आयन से 2 मोल हाइड्रोक्सिल एनायन कैंसिल। इस सेल की खासियत जरा देखना, ओवरऑल सेल रिएक्शन में कैडमियम सॉलिड जिसका एक्टिव मास टाइम के साथ चेंज नहीं होगा प्लस 2 मोल निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड, इसका एक्टिव मास चेंज नहीं होगा, प्लस 2 मोल वाटर लिक्विड, प्योर लिक्विड जिसका एक्टिव मास चेंज नहीं होगा, प्लस कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड जिसका एक्टिव मास चेंज नहीं होगा, प्लस निकल हाइड्रोक्साइड ओवरऑल रिएक्शन में सॉलिड जिसका एक्टिव मास नहीं चेंज होगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये निकल कैडमियम बैटरी जो है क्या शुरुआत में इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा और जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होती जाएगी वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी क्या इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा? यस सर। नहीं होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस बात को समझना है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n 2 इलेक्ट्रॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बताओ सॉलिड है 1 इंटू 1, इधर भी सारे सॉलिड हैं, प्योर लिक्विड हैं 1। बोलो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा? नो सर। तो अगर किसी सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हैं तो उनका एक्टिव मास क्या रहेगा? 1 रहेगा कि नहीं? तो अब बताइए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो इसका ई सेल हमेशा ई नॉट सेल के बराबर होगा कि नहीं? यस सर। क्या टाइम के साथ ई सेल ड्रॉप होगा? नो सर। नहीं ड्रॉप नो होगा। सर। लेकिन डैनियल सेल में बात करें, लेकिन डैनियल सेल में क्या हो, लेकिन डैनियल सेल में क्या हुआ था? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन एक्वस। यहाँ तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ था। क्यों ड्रॉप हुआ था? जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्यूप्रिक आयन कंसंट्रेशन घटता जाएगा, तो ये टर्म चेंज होगा कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और ई नॉट सेल तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ई सेल टाइम के साथ क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। यानी कोई भी सेल जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्वस स्टेट में है, सॉल्यूशन स्टेट में है,
जिनका एक्टिव मास चेंज हो रहा है वहाँ तो ई सेल ड्रॉप होता है, जैसे जैसे बैटरी खर्च होती जाएगी, ठीक है, उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन एक ऐसा सेल जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, अगर कोई एक्वस नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। फुली डिस्चार्ज होने से पहले भी उसका वोल्टेज वही रहेगा शुरुआत में, जब फुली नया सेल था तब भी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये एक फ़ायदा होता है। जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग सेल यूज करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो हम बैटरी यूज करते हैं, बताओ वो किस तरह की बैटरी होनी चाहिए? क्या जब मोबाइल को फुली रिचार्ज कर देते हैं, 100% रिचार्ज हो जाती है तो उसका वोल्टेज हाई होता है, और जब 1% चार्जिंग होता है तो उसका वोल्टेज कम हो जाता है? आपके लो मोबाइल बंद? नहीं सर, नहीं, हमेशा सेम रहता है। हमेशा सेम रहता है। यानी ऐसे सेल जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है, उसका मास चेंज हो रहा है, लेकिन उसका एक्टिव मास कांस्टेंट है। किसी भी प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। ऐसे सेल का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट कंजम्पशन, थ्रू आउट यूज, ठीक है। जिनको लो करंट डिवाइस में यूज करते हैं, निकल कैडमियम बैटरी सेल को हियरिंग डिवाइस में यूज करते हैं, लो करंट डिवाइस में इसको यूज करते हैं। हियरिंग डिवाइस कान में लोग लगाते हैं ना सुनने के लिए, उस तरह के डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पेस मेकर वगैरह है उसमें तो और अच्छा सेल यूज करते हैं, उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मरकरी सेल, व्हाट इज मरकरी सेल? बस आपको बेसिक बातें पता होने चाहिए। यहाँ पर एनोड क्या होता है? जिंक अमलगम। मरकरी सेल में एनोड होगा जिंक अमलगम, प्योर जिंक नहीं, जिंक विद मरकरी, जिंक अमलगम। और इसका कैथोड होता है पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं? पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, ZNO। KOH एंड ZNO को देखते ही क्या क्या याद आया? जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक, बेसिक, कैसा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये जिंक का ओर्स है, इसको फिलासफर्स उल बोलते हैं, इसको जिनसाइड बोलते हैं, इसी को चाइनीज वाइट बोलते हैं। चाइनीज वाइट कलर का होता है। जिंक ऑक्साइड के विषय में आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है। होता क्या है? हीट करने पर जिंक ऑक्साइड, जिंक आयन, AITS की भी बात हो रही है, यस सर, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस तो बाहर निकल जाती है, ये जिंक आयन और ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रैप हो जाते हैं। जिंक ऑक्साइड का जो सॉलिड है, जिंक ऑक्साइड का जो लैटिस स्ट्रक्चर है, जिंक आयन एंड एनायन एंड जिंक आयन, तो इंटरस्टिशियल लैटिस में ये एक्स्ट्रा जिंक आयन आ गया यहाँ पर। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गई तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप होता है। ये आपकी NCERT की लाइन है, लेफ्ट साइड में जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो जिंक आयन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन गैस उड़ गया, स्केप कर गया, ये जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन साथ में आएंगे,
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जिंक आयन रिमेनिंग सॉलिड के लिए एक्सेस हो गया, तो इसलिए यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप होता है। जो जिंक ऑक्साइड, आइडियल जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का था, अब वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? येलो कलर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्टोकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, इफेक्ट ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्टोक, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसा डिफेक्ट? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, बार बार पूछा गया है। अब बताओ मर्क्यूरी सेल में रिएक्शन क्या होगा? एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन। जिंक अमलगम जिसका एनोड बना है, इलेक्ट्रोलाइट अल्कली है, हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड सॉलिड बनाएगा और प्लस वाटर, लिक्विड, प्योर लिक्विड एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एनोडिक रिएक्शन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा? कैथोड किसका बना था? मर्क्यूरी का ऑक्साइड प्लस वाटर, जो 1 मोल वाटर बना, लिक्विड एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये कन्वर्ट होगा मरकरी प्योर लिक्विड में एंड 2 मोल हाइड्रोक्सिल एनायन एक्वस, हाइड्रोक्सिल एनायन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ हाइड्रोक्सिल एनायन एक्वस सोल्यूशन। अब ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन आप ऐड करिए, तो ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन क्या होगा? बोलो। इस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाइड्रोक्सिल एनायन से हाइड्रोक्सिल एनायन कैंसिल, लिक्विड वाटर से लिक्विड वाटर, मरकरी नहीं, ये नहीं कैंसिल होगा, गलत, तो मरकरी है। लिक्विड वाटर से लिक्विड वाटर कैंसिल। देखो लिक्विड वाटर से लिक्विड वाटर कैंसिल, यहाँ मरकरी लिक्विड स्टेट में, Hg लिक्विड स्टेट में। ओवरऑल सेल रिएक्शन जरा लिखिए। जिंक अमलगम, जिंक अमलगम जो कि सॉलिड है, ठीक है। मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, हाइड्रोक्सिल आयन कैंसिल हो गया, प्योर वाटर कैंसिल हो गया। जिंक ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, एक्टिव मास टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और प्लस मरकरी जो कि प्योर लिक्विड है, इसका भी एक्टिव मास नहीं चेंज होगा। बताओ क्या इस सेल का पोटेंशियल टाइम के साथ ड्रॉप होगा? नहीं होगा सर। No, sir. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में ऐसे ही सेल को यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड हो, जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब ये बताओ अगर हाँ एक्टिव मास जिसका 1 होगा, थ्रू आउट कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। वो 1 kg लिक्विड मरकरी है या 1 नैनोग्राम लिक्विड मरकरी है, इसकी एक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी, इसका एक्टिव मास हमेशा सेम रहेगा, 1 रहेगा। तो वो सारे सेल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है, कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, उसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट कंजम्पशन ऑफ द सेल, थ्रू आउट यूज ऑफ द सेल। जब उस सेल को यूज करते हैं तो मरकरी सेल का ये फायदा है, ठीक है। मरकरी सेल बताओ चार्जेबल है या प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी है सर। Second. सेल पोटेंशियल इसका 1.35 वोल्ट के आसपास होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मरकरी सेल, कैडमियम सेल, ड्राई सेल, ये सारे सेल कर लिया हमने। करोजन पहले ही भी कर लिया था। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर को मैं 10 मिनट में कंक्लूड करूंगा। हाँ बोलिए सर। जो ऊपर एम्पाथोरिक ऑक्साइड का इक्वेशन लिखा है, मतलब जिसमें सर, इसमें सर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना सर, ZNO? हाँ ZNO ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। ये हाफ सेल का है ना सर, मतलब ZNO का? हाँ बिल्कुल, ये 2 हाफ सेल रिएक्शन है, 2 हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तभी तो नेट सेल रिएक्शन आ रहा है। नहीं मैं ऊपर ZN जिंक ऑक्साइड का बात कर रहा हूँ। ये जिंक ऑक्साइड नहीं, ये तो मैंने ये बताया कि जिंक ऑक्साइड का एक परफेक्ट सॉलिड है,
एक परफेक्ट सॉलिड है तो जिंक आयन ऑक्साइड एनायन, जिंक आयन ऑक्साइड एनायन रेगुलर अरेंजमेंट होगा, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, ये एक आइडियल सॉलिड है जिंक का। अब जब इस आइडियल सॉलिड को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसकी एक लेयर, ये वाली जो लेयर है वो जिंक ऑक्साइड की लेयर किस में कन्वर्ट हो गई, जिंक आयन प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ये कन्वर्ट हो गई। तो अब ये लेयर तो यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दो, ये लेयर तो यहाँ से रिमूव हो गई ना। अब ये बचे हुए सॉलिड में, इस बचे हुए सॉलिड में ये जिंक आयन एक्स्ट्रा ट्रैप कर जाता है, जिंक आयन यहाँ आ गया, ये वाला जिंक आयन ठीक है तो वो सॉलिड का, बट ये इतना पार्ट तो यहाँ से हट गया ना। तो अब बचे हुए सॉलिड के लिए, हाँ, O2 गैस निकल गई, गैस के फॉर्म में एस्केप कर गई, और 2 इलेक्ट्रॉन सर, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस जिंक आयन के साथ आएंगे। ठीक है। तो जिंक आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लैटिस में ट्रैप कर गए, इंटरस्टिशियल साइट में ये आ गए, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ। अब इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आप कहोगे सर जिंक तो उसी सॉलिड का जिंक है, बट वो लेयर तो अब हट गई वहाँ से, तो बची हुई लेयर में, बचे हुए सॉलिड में ये जिंक आयन एक्सेस हो गया ना, एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं। तो वेन एवर परफेक्ट सॉलिड ऑफ जिंक ऑक्साइड हीटेड, मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप generated because some of the zinc oxide converted into zinc ion and oxygen gas and electron, ऑक्सीजन गैस escape कर जाएगा, जिंक आयन रिमेनिंग सॉलिड में ट्रैप कर गया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, मैंने बताया था कि सारे डिफेक्ट, दुनिया का कोई भी डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, रिटेन रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिटेन रही, मेंटेन रही, ठीक है। तो ये डिफेक्ट एक हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वो मैं सॉलिड स्टेट बताने लगा था। एक और बैटरी है लिथियम बैटरी, देखना चाहते हो तो देख लो। लिथियम बैटरी जो हमारे इसमें मोबाइल में यूज होती है वही बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी। इसमें एनोडिक रिएक्शन क्या होता है, लिथियम सॉलिड ये कन्वर्ट होता है लिथियम आयन में प्लस इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एनोड होता है, लिथियम मेटल बिहेव एज एनोड, ये लिथियम मेटल जो एनोड है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड का कैथोड बनाते हैं, MnO2, कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, ये MnO2 सॉलिड ब्लैक कलर का होगा, प्लस दिस लिथियम आयन जो इस पर बना, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये बना लिया लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड। इस कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन को ऐड करेंगे तो लिथियम आयन से लिथियम आयन कैंसिल, प्रोड्यूस हुआ, कंज्यूम हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, नेट जो सेल रिएक्शन होगा लिथियम सॉलिड प्लस MnO2 सॉलिड प्लस लिथियम मैग्नीज डाइऑक्साइड सॉलिड। तो इसलिए थ्रू आउट यूज इसका भी पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बैटरी, ठीक है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका वोल्टेज 3 वोल्ट के आसपास होता है, जो लिथियम बैटरी जो मोबाइल में यूज करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसको मैं 10 मिनट में पूरी सारी चीज़ें रिकैप करेंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत लंबा चला ये चैप्टर। सबसे पहले चलिए पहले सम अप करिए, फार्मूला चार्ट बनाइए। इस चैप्टर का फार्मूला चार्ट, तभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को सम अप करेंगे। मैं आपको एक बार याद दिलाऊंगा कि क्या क्या इस पूरे चैप्टर के दौरान हमने बताया था, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या डिस्कस किया था। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो फार्मूला चार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले मैंने कंडक्टेंस सेल के विषय में बताया था, जिसमें मोलर कंडक्टेंस
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी. What is molar conductance? Conductance offered by 1 mole electrolyte when entire solution present between two electrode which are separated by 1 centimeter. ठीक है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इंटायर सोल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड विच आर सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर. कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट. 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट. 1 मिलीलीटर सोल्यूशन जितना रेजिस्टेंस शो करेगा उसको रेजिस्टिविटी, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. और 1 मिलीलीटर सोल्यूशन जितना चार्ज कंडक्ट करेगा उसको कंडक्टिविटी. अगर किसी सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना चार्ज कंडक्ट करेगा उसको मोलर कंडक्टेंस, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितना चार्ज कंडक्ट करेगा उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. फार्मूले देखिए. ओम्स लॉ पहले आपको आना चाहिए. V = RI, ये तो आप जानते ही हो. ठीक है. यहाँ पर एक फार्मूला मैंने डिराइव किया था 1/ρ = 1/r × L/A. ये 1/ρ को हमने रिप्लेस कर दिया कप्पा से, कंडक्टिविटी से. 1/r = कंडक्टेंस C, या इसको कैपिटल G से लिख सकते हैं. और L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट. बोलो L/A क्या है? सेल कांस्टेंट. और ये क्या है? कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या होगा? कंडक्टेंस. कैपिटल G = 1/r या R = 1/G, कैपिटल G. मैं इसको जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ. ठीक है सर. हाँ बोलिए. सर एक चीज पूछना था सर, डाइल्यूशन बढ़ाने पे सर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है ना सर? हाँ बढ़ती है. मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी both are directly proportional to temperature and directly proportional to dilution. यस सर. डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है और आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है. डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन में आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है. जाता है. यस सर. तो इनके बीच में जो आयनिक इंटरेक्शन होगा वो कम होने लगता है. फोर्स कम हो जाता है. कम हो जाता है क्योंकि कैटायन को इधर जाना है तो एनायन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है. तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, आयन फैले रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई. ठीक है. सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम हो गई, तब भी आयनिक मोबिलिटी, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा. अगर कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड थे तो डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता. ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, अल्फा = ये सब कुछ करा चुका हूँ, 1/√C. आप ये पढ़े हो. अल्फा = √K/C पढ़े हो ना. तो K तो कांस्टेंट है, तो अल्फा =√C. तो अल्फा बढ़ेगा. जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे C क्या होगा? घटेगा. कंसंट्रेशन घटेगा तो अल्फा बढ़ेगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, आयन की संख्या बढ़ेगी. इसलिए डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. लेकिन कंडक्टिविटी कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. हाँ, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घटती है क्योंकि 1 मिलीलीटर में पहले ज़्यादा आयन थे, कंसंट्रेटेड था जब सोल्यूशन, और जैसे ही डाइल्यूट कर दिए तो उस पर्टिकुलर 1 मिलीलीटर में आयन की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि आयन तो फैल गए ना. यस सर. आयन की टोटल संख्या तो बढ़ेगी, टोटल सोल्यूशन में आयन की संख्या बढ़ेगी डाइल्यूट करने पर, बट उस पर्टिकुलर 1 मिलीलीटर में आयन की संख्या घट जाएगी क्योंकि आयन दूर दूर हो गए, फैल गए. इसलिए कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर घटती है. तो ये इस पर स्टेटमेंट आपसे पूछे जाएंगे. ये बेसिक फार्मूला जो मैंने बताया, ये फार्मूला याद रहना चाहिए. और कौन सा फार्मूला? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू, फार्मूला बोलिए, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी. आप बताइए, आप सोल्यूशन को अगर डाइल्यूट करोगे तो मोलरिटी घटाओगे, तो मोलरिटी घटाओगे तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. ठीक है. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू K × 1000 अपॉन नॉर्मलिटी. जिनको फार्मूले याद रहेंगे वही न्यूमेरिकल कर पाएंगे. ये मैं क्यों एक बार रिकैप कर रहा हूँ पूरा. अब बताइए, यहाँ नॉर्मलिटी अगर घटेगी, डाइल्यूट करोगे, नॉर्मलिटी घटाओगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा. तो दोनों डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये फार्मूले कह रहे हैं. ठीक है. एक और रिलेशन बताया था,
मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू N this factor. upon this n factor. equal to n N factor. factor. Normality upon molarity equal to n factor. ठीक है, यानी मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना है या इक्विवेलेंट को मोलर में, तो इसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, उल्टा कर दिया, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर। अब अगर मैं आपसे पूछूं एल्यूमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस, एल्यूमिनियम कैटायन, इसका अगर मोलर कंडक्टेंस x है तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताइए। x/3 x/3 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस x/3, मोलर कंडक्टेंस sir, अपॉन x/3 n फैक्टर, इसका n फैक्टर 3 है। क्यूप्रिक आयन Yes, का अगर मोलर कंडक्टेंस x है, ये x की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी रहेगी, तो क्यूप्रिक आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? x/2 x/2, by 2. ठीक है। सिल्वर आयन का अगर मोलर कंडक्टेंस x है तो सिल्वर आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? X रहेगा सर। रहेगा, X x ही रहेगा। अच्छा, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट जिनका n फैक्टर 1 है, अगर n फैक्टर 1 है तो मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट और कंडक्टेंस इक्विवेलेंट के कंडक्शन बराबर रहेगा। उसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी बराबर होगी। उसका Yes, मोलर मास इक्विवेलेंट और मास। इक्विवेलेंट मास भी बराबर होगा। यस सर। उसका मोल और ग्राम इक्विवेलेंट भी बराबर होगा। मोल एन ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा, क्योंकि एन से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट जिनका एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। अब सावधान, एसिटिक एसिड का अगर मोलर कंडक्टेंस x है तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताइए। x ही रहेगा, X क्योंकि रहेगा एसिटिक सर। एसिड का एन फैक्टर 1 है, 1 है। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले याद रहेंगे कंडक्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब कंडक्टेंस में मैंने एक चीज़ बताया था और जो रिवाइज किए होंगे वही बता पाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, एक्सपेक्टेड है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डाल रहे हैं। चलिए कंडक्टिविटी का कर्व बताइए कैसा आएगा। सर पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज जब करेगा। HCl होगा तो कंडक्टिविटी करेगा. पहले डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। वेरी गुड इक्विवेलेंस पॉइंट तक डिक्रीज करेगा और NaOH इक्विवेलेंस सर उसमें क्यों एक्सप्लेनेशन कौन देगा? कितने लोग एक्सप्लेनेशन देंगे इसका? सर सर अभी HCl को पहले- H+ को रिप्लेस कर देगा तो H+ की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है Na+ से, तो अब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। वेरी गुड, क्योंकि देखो पहले H आयन और क्लोराइड आयन चार्ज को कंडक्ट कर रहा था जब HCl प्योर था। जैसे जैसे NaOH डालते जाओगे क्या बनता जाएगा? NaCl बनता जाएगा ना। तो H आयन का कंसंट्रेशन घटेगा और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। H आयन की कंडक्टिविटी मच हायर होती है देन सोडियम आयन ड्यू टू प्रोटॉन जंप, हाइड्रोजन जंप। याद आया? यस सर। हाइड्रोजन वाटर पर आयनिक जंप करके मोबाइल। ऐसे कंडक्ट किया था ना, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन की कंडक्टिविटी किसी भी मेटल कैटायन से ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है, उसकी जगह पर सोडियम आयन आ रहा है जो उतना चार्ज नहीं कंडक्ट कर पाएगा। pH बढ़ जा रहा है। हाँ, इक्विवेलेंट pH बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट तक कंडक्टिविटी घटेगी और उसके बाद बढ़ेगी। अब इसका मतलब आपको याद है। अच्छा, अगर स्ट्रांग बेस NaOH में उल्टा कर दें, NaOH में अगर HCl डालें तब भी ऐसा ही कर्व। आप कहोगे तब ऐसा कर्व क्यों? यार पहले सोडियम OH आयन रिप्लेस हो रहा है ना। यस सर। अब OH जब डिक्रीज इसमें करेगा। HCl आप डालोगे तो बनेगा तो वही NaCl ही बनेगा। तो आप कह सकते हो कि OH आयन क्लोराइड आयन से रिप्लेस हो रहा है और OH आयन हाइड्रोक्सिल जंप शो करेगा। OH Yes, आयन sir. का कंडक्टेंस क्लोराइड से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। तो दोनों कंडीशन में ऐसा कर्व होगा, ठीक है। वेरी गुड, याद है, ये अच्छी बात है। अब इसको बता दो तो मैं मान लूँगा पूरा याद है। वीक इलेक्ट्रो एसिड है, कोई भी वीक एसिड है, एस्टिक एसिड HCN, ठीक है, कोई भी वीक एसिड है। इस वीक एसिड में अगर स्ट्रांग बेस डाल रहे हैं
NaOH। अब बताओ कंडक्टेंस का सर कैसा? पहले थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर तेज से इंक्रीज करेगा। करेगा वेरी फिर गुड। अचानक से ओवर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बताया, ये इक्विवेलेंस पॉइंट तक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इक्विवेलेंस पॉइंट तक। पहले थोड़ा सा घटा, देखो कुछ परसेंट तो ये डिसोसिएटेड था, तो जितना परसेंट ये डिसोसिएटेड था स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव किया, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का घट रहा था स्ट्रॉन्ग एसिड में जब NaOH डाल देते, और इसके बाद ये बफर सोल्यूशन बनने लगा, बफर सोल्यूशन। यस बचा हुआ वीक एसिड और बना हुआ सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और बफर बनते ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। बफर सोल्यूशन का पीएच कांस्टेंट होता है, तो अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं घट रहा है, इसलिए बढ़ने लगा, और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद तेजी से बढ़े। हाँ, तो ये कंडक्टेंस का कर्व विद एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में होने चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट में अगर सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं या सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक सलूशन है और इसमें सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं NaCl, ये क्या बनाएगा? AgCl का वाइट PPT और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। बताइए कंडक्टेंस का कैसा कर्व? पहले कांस्टेंट रहेगा और फिर इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद वेरी गुड, फिर इंक्रीज करेगा। पहले कांस्टेंट रहेगा। अब इस बार कंडक्टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि देखो अब यहाँ जैसे प्रेसिपिटेट बन गया सर, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन गया, यानी पहले सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन चार्ज को कंडक्ट कर रहा था, सॉल्युबल था सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। अब जैसे जैसे NaCl डालते जाओगे सोडियम आयन आता जाएगा, नाइट्रेट तो अभी भी है, यानी सिल्वर को सोडियम रिप्लेस कर रहा है, सिल्वर का कंसंट्रेशन घटेगा, सोडियम का बढ़ेगा। सोडियम और सिल्वर दोनों का कंडक्टेंस सेम होता है, दोनों का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए कांस्टेंट रहा पहले इक्विवेलेंस पॉइंट तक और उसके बाद घटेगा। तो ये कंडक्टेंस से रिलेटेड कोहरास लॉ में मैंने बताया था, कोहरास लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, उसके जो कंस्टिट्यूएंट आयन होंगे। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन? सर कंसंट्रेशन जब 0 हो जाए। नहीं, कंसंट्रेशन 0 तो फिर सोल्यूशन कहाँ रहा? 100% डिसोसिएशन। जब 100% डिसोसिएट हो गया, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें पानी डालते जाओ, इसका अल्फा बढ़ता जाएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब अल्फा ऑलमोस्ट क्या हो गया? 100% डिसोसिएट हो गया। तो द डाइल्यूशन एट विच एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड 100% इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द डाइल्यूशन एट विच इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स बिकम्स 0। अर्पित, आपको आयन का इंटरेक्शन 0 बताना चाहिए था। एक ऐसा कंसंट्रेशन, पानी मिलाते जा रहे हैं, डाइल्यूट होता जा रहा है, कैटायन एनायन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, आयन के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गई कि इनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन 0 हो गया। इन आयन के बीच में अट्रैक्शन ऑलमोस्ट 0 होगा, आयनिक इंटरेक्शन 0 हो गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अल्फा ऑलमोस्ट 1 हो जाना चाहिए और आयनिक इंटरेक्शन क्या होना चाहिए? 0। तो व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन? द डाइल्यूशन एट विच अल्फा बिकम्स ऑलमोस्ट 1 एंड आयनिक इंटरेक्शन बिकम्स 0 इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोहरास एक साइंटिस्ट ने कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 100% वो डिसोसिएट हो गया और आयनिक इंटरेक्शन 0 हो गया। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। जैसे एसिटिक एसिड का मुझे कंडक्टेंस लिखना है, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट एनायन प्लस कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैंने एसिटिक एसिड के लिए मोलर और इक्विवेलेंट की बात क्यों नहीं की? क्योंकि इसका मोलर और इक्विवेलेंट दोनों सेम होगा, इसलिए मैंने सिर्फ कंडक्टेंस बोल दिया। ये होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, ठीक है। अगर कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस ध्यान देना, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
मैं एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ AXBY। चलिए इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, लिखिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY। चलिए अनन्या, इसका मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखेंगे? X into molar conductance of A plus Y and Y into molar conductance of B plus X. वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। Y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B पर चार्ज क्या होगा, -x। माइनस ये बताओ इसके एक मोल में कितना मोल कैटायन है? x मोल कैटायन है ना। तो अगर मैं कहूँ AXBY का एक मोल कितना चार्ज कंडक्ट करेगा, तो इसके एक मोल से x मोल कैटायन जनरेट होंगे और y मोल एनायन जनरेट होंगे। तो x मोल कैटायन का मोलर कंडक्टेंस और प्लस y मोल एनायन का मोलर कंडक्टेंस, ये इसका मोलर कंडक्टेंस होगा। जैसे मैं कहूँ एल्युमिनियम सल्फेट का अगर मुझे मोलर कंडक्टेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम कैटायन प्लस 2 एंड 3 इंटू, फार्मूला ये है ना थ्राइस, यस सर 3 इंटू मोलर 3 into कंडक्टेंस SO4 ऑफ सल्फेट एनायन। -2। ठीक है, अब इसी का अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AXBY, तो बताओ मोलर कंडक्टेंस से अगर इक्विवेलेंट लिखना है तो अभी मैंने बताया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर। अब एक और चीज देखो, ये बताओ AXBY ये साल्ट किस में डिसोसिएट होगा, x मोल कैटायन जिस पर चार्ज प्लस y होगा और y मोल एनायन जिस पे चार्ज -x होगा। -x होगा। अब मैं पूछूं A प्लस x का n फैक्टर क्या होगा, y A प्लस x y n फैक्टर सर, और B माइनस इस एनायन का n फैक्टर क्या होगा, -x। -x, यानी x n फैक्टर प्लस माइनस नहीं होता, बस न्यूमेरिकल वैल्यू y n x। अब मैं पूछूं AXBY का n फैक्टर क्या होगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई। वो कैसे, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए, ये बताइए फेरिक सल्फेट, ये फार्मूला है। मैं पूछूं फेरिक आयन का n फैक्टर क्या होगा, 3। सल्फेट एनायन का n फैक्टर क्या होगा, 2। अब मैं कहूं फेरिक सल्फेट का n फैक्टर क्या होगा, 6। 2 इंटू 3 6। आप ऐसे भी देखो किसी साल्ट का n फैक्टर टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव चार्ज होता है। एक आयरन पर कितना चार्ज है, +3। ऐसे कितने आयरन है, 2 आयरन है ना, यस सर। तो x इंटू वाई होगा ना। तो कोई भी साल्ट है जिसका जनरल फार्मूला AXBY है, तो इस साल्ट का n फैक्टर हमेशा x इंटू वाई होगा। देखो साल्ट का n फैक्टर x इंटू वाई, लेकिन उस साल्ट में प्रेजेंट कैटायन का n फैक्टर y, एनायन का n फैक्टर x, साल्ट का n फैक्टर x इंटू वाई। अब इस साल्ट का मोलर कंडक्टेंस मैंने लिखा है, इस पूरे इक्वेशन में x y से डिवाइड कर दो सर, इसमें y से, x y से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गया। अब बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AXBY, मोलर कंडक्टेंस ऑफ A अपॉन y। हम देखो x y से डिवाइड करोगे तो x से x ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1/y इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ A प्लस y, और x y से इसमें भी तो डिवाइड किया ना, तो यहाँ से y कैंसिल हो गया, 1/x। ये 1/x हो गया। मोलर कंडक्टेंस ऑफ B पावर, मोलर कंडक्टेंस ऑफ B। जैसे मैं कहूँ फेरिक सल्फेट का हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फेरिक सल्फेट, तो बोलो क्या लिखेंगे, फेरिक सल्फेट ये फार्मूला है, बोलिए। 1/3 मोलर कंडक्टेंस ऑफ फेरिक आयन प्लस 1/2 और मोलर कंडक्टेंस ऑफ SO4 -2। ये लिखने जिसको आ गया वो न्यूमेरिकल में आगे परेशान नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कराने के बाद ही। तो इतनी सारी चीज़ें कंडक्टेंस से रिलेटेड, जिसमें कोहरास लॉ वगैरह, ये पहला टॉपिक था। इसके बाद हमने
इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात की थी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो बातें, दो वर्ड बस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये सारे फार्मूले याद रहना चाहिए, सिर्फ फार्मूला चार्ट ही नहीं बता। L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं, लिमिटिंग कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को लिमिटिंग कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पता है। इतने सारे फार्मूले आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की KSP के लिए भी रिलेशन इससे निकाल सकते हैं। KSP इक्वल टू 1000 K अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसका स्क्वायर। आप कहोगे ये कैसे आ गया? जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, तो ये सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा। इसकी मोलरिटी M है तो इसकी मोलरिटी M इंटू M होगी। तो इसका KSP क्या होगा? सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, मोलरिटी का स्क्वायर, और मोलरिटी का स्क्वायर यहाँ से हम कर सकते हैं अल्फा को रिप्लेस करके कंडक्टेंस। अरे हमने लिखा था ना कंडक्टेंस इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, मोलरिटी इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन कंडक्टेंस। तो वो मोलरिटी की जगह पर हमने इसको लिख दिया। KSP क्या होगा? मोलरिटी का स्क्वायर होगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? सिल्वर क्लोराइड अगर की मोलरिटी M है तो सिल्वर आयन की भी मोलरिटी क्या होगी? M। क्लोराइड आयन की भी मोलरिटी क्या होगी? M। इसका आयनिक प्रोडक्ट, इसका KSP क्या होता है? इनके आयन के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट M इंटू M। तो M स्क्वायर, मोलरिटी की जगह पर हम ये लिख दिए। आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? कुछ लोग परेशान हैं। ये बताओ, कंडक्टेंस का फार्मूला क्या था? मोलर कंडक्टेंस का 1000 इंटू K 1000 अपॉन मोलरिटी। अब यहाँ मोलरिटी चली गई और यहाँ कंडक्टेंस आ गया, यस। ठीक है। हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो वर्ड बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऑल कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट। एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट या रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट, ठीक है। अगर सारे कैटायन हैं तो गोल्ड का सबसे पहले कैथोड पर रिडक्शन होगा, और सारे एनायन हैं तो सबसे पहले आयोडाइड का एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ये मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किया था, ठीक है। इसके बाद आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपने देखा था W इक्वल टू ZIT। W इक्वल टू वेट डिपॉजिट एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, I करंट इन एम्पियर एंड T टाइम इन सेकेंड, और Z की वैल्यू क्या है? इक्विवेलेंट 8 अपॉन 96500। तो इस तरह के फैराडे लॉ पर क्वेश्चन हम इससे करेंगे, ठीक है। एक और रिलेशन मैंने बताया था, Q अपॉन 96500 इक्वल टू डिपॉजिटेड वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू n फैक्टर। और Q को आप IT से भी रिप्लेस कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में IT दिया गया है तो जिसमें कंफर्टेबल हो उससे आप करोगे, ठीक है। फैराडे सेकेंड लॉ में मैंने बताया था Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है। यस। ये सारी बातें थे, ये सारे फार्मूले याद होना चाहिए। हाफ सेल के लिए सेल रिएक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ठीक है। नस्ट इक्वेशन आपको याद ही है। ई सेल, हाफ सेल रिएक्शन में भी नस्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा G इक्वल टू
माइनस एन एफ ई सेल नॉट इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जिसको यूजफुल वर्क बोलते हैं, यानी W इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू एन एफ ई सेल नॉट। ये वर्क डन किसी सेल रिएक्शन में कितना यूजफुल वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में ई सेल क्या होगा 0.0591 अपान 2 log P1 अपान P2। ठीक है, 1 अगर लेते हो तब भी सही है। यहाँ P1 अपान P2 फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लोगे रिएक्शन के लिए, हाफ मोल लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा, बात वही है, वो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में C2 अपान C1 था। ठीक है, ये 2 से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 1 या 2, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व किया। रिएक्शन को अगर ऐसे लिखा हाइड्रोजन इंटू 2 मोल हाइड्रोजन आयन बाई लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ N2 लेंगे तो इस पर पावर भी तो 2 आएगा, उससे वो कैंसिल हो जाता है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो हाफ मोल हाइड्रोजन गिव्स 1 मोल हाइड्रोजन आयन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ N1 लेंगे तो पावर इस पर कोई नहीं जाएगा, हाइड्रोजन आयन कोफिशिएंट 1 है, इस पर पावर 1 रहेगा, दोनों कंडीशन में सेम रिलेशन आएगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट एक टर्म होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट सेल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, हीटिंग होगी या कूलिंग होगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट हम निकालते हैं डेल ई सेल अपान डेल टी। किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है उससे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। चेंज इन इंट्रॉपी रेयर केसेज में पूछा जाता है, इंट्रॉपी चेंज इक्वल टू प्लस एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऊपर है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सेल रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा, सेल रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज लेस देन 0 then cell reaction is exothermic। ठीक है, बाकी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये फार्मूला चार्ट, ये सारी बेसिक बातें बाकी जल्दी आपने पढ़ाई है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसमें रिलेशन, तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट। हाँ बोलिए। जैसे सर ये क्लोरीन हो गया, SO4 हो गया सर, आयोडाइड हो गया सर, इन सब का सर बिल्कुल 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 बिल्कुल, देख लो, इसको बोलते हैं हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड, हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड? जिस तरह से हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आपने बनाया था ना, वैसे ही हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड बनता है। इसमें प्लेटिनम वायर प्लेटिनम ब्लैक से कनेक्ट करते हैं और यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन गैस फिल करते हैं, हैलोजन गैस, प्योर ड्राई हैलोजन गैस यहाँ फिल्ड है, प्रेजेंट है, और नीचे इलेक्ट्रोलाइट होता है यहाँ पर 1 मोलर HX। जैसे क्लोरीन गैस है तो HCl होगा, ब्रोमीन गैस है तो HBr होगा, आयोडीन गैस है तो HI होगा। अब इसके अंदर सेल रिएक्शन क्या होगा? ये प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर, ये है प्लेटिनम ब्लैक इसको बोलते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है HX, यानी हैलाइड एनायन अंदर होगा इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हैलाइड एनायन होगा और यहाँ पर हैलोजन गैस होगी। अब यहाँ देखो एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, आइदर दिस हैलोजन गैस कन्वर्टेड इनटू हैलाइड एनायन बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ मोल हैलोजन कन्वर्टेड इनटू हैलाइड आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका एनोडिक रिएक्शन है। ठीक है, कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा? अब एनोडिक रिएक्शन के लिए आपको अगर E0 सेल लिखना है, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? हैलोजन हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है।
कैथोडिक रिएक्शन क्या होता है? हैलाइड एनायन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हैलोजन में कन्वर्ट होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1 मोल हैलाइड एनायन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाफ मोल हैलोजन में कन्वर्ट होगा। तो ये कैथोडिक रिएक्शन और ये एनोडिक रिएक्शन, दोनों के लिए नस्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन अपॉन प्रेशर ऑफ हैलोजन गैस, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में प्रेशर ऑफ हैलोजन गैस और नीचे लॉग प्रेशर ऑफ हैलोजन गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एनायन। ये कैथोडिक एंड एनोडिक, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें ये नेट सेल रिएक्शन होता है, ठीक है। इनका ये एनोडिक और कैथोडिक दोनों हाफ सेल की तरह से बिहेव कर सकता है। तो दिस इज हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड। ऐसे भी ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड होता है हैलोजन की जगह पर। देखो, जब यहाँ पर हाइड्रोजन फिल किया था और अंदर आयन H आयन था, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, जिसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहा, C बोला, ठीक है, NHE बोला। अब हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन आ गया तो हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड, सेम रिएक्शन वैसे ही होंगे, ठीक है। बट हाइड्रोजन और हैलोजन गैस इलेक्ट्रोड में 2 अंतर है। हाइड्रोजन न्यूट्रल स्टेट में ऑक्सीडाइज हो रहा था H आयन N इलेक्ट्रॉन में, लेकिन अगर हैलोजन न्यूट्रल स्टेट में होगा तो ये रिड्यूस होगा हैलाइड में। देखो, न्यूट्रल हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इसका एनोडिक रिएक्शन होगा। लेकिन न्यूट्रल अगर हैलोजन है तो ये रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज नहीं करेगा हैलाइड। ये इसका कैथोडिक रिएक्शन है। इसलिए दोनों का रिप्रेजेंटेशन जस्ट रिवर्स होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का रिप्रेजेंटेशन प्लेटिनम हाइड्रोजन ऑब्लिक और हाइड्रोजन आयन लिखते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन उल्टा होता है, ठीक है। इसके लिए एनोडिक रिएक्शन क्या होगा? हैलोजन के लिए एनोडिक रिएक्शन क्या होगा? देखो, ये उल्टा लिखा है यार, तुम लोग कुछ बोले ही नहीं। ये सब मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है। देखो, वही पॉइंट बता रहा था। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए, मैं लिखता जा रहा हूँ बिना ध्यान दिए। एनोडिक रिएक्शन इसका क्या होगा? इसका एनोडिक रिएक्शन होगा 2 मोल हैलाइड, 2 किस में कन्वर्ट होगा? हैलोजन प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका एनोडिक रिएक्शन है। इसका एनायन ऑक्सीडाइज होता है, जबकि हाइड्रोजन का न्यूट्रल एटम ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन का कैटायन तो रिड्यूस होगा, आयन तो उसका रिड्यूस होगा। और इसका कैथोडिक रिएक्शन होता है हैलोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू हैलाइड। इसलिए रिप्रेजेंटेशन उल्टा होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन में सावधान रहिएगा। हैलोजन अगर हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हुआ? कैथोडिक रिएक्शन। और हैलाइड अगर हैलोजन में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? एनोडिक रिएक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन दोनों में रिवर्स होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, अगर इसमें ऑक्सीजन गैस फिल कर दें और यहाँ हाइड्रोक्सिल एनायन ले लें तो ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल से कंबाइन करके वाटर बनाएगा, वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल में कंबाइन करेगा। तो ये गैस इलेक्ट्रोड है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के विषय में ये सारी बातें हैं। ई सेल का एक और फार्मूला होता है, ई सेल इक्वल टू, हाँ बोलिए, माइनस डेल्टा एच इंथैल्पी अपॉन NF प्लस T इंटू NF इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल ई सेल अपॉन DT। ये डेल्टा एच इज द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। T टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ये NF है, इंटू NF ई सेल अपॉन DT। तो इस तरह से भी ई सेल हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है, तभी जाकर ये पूरा चैप्टर एक तरह से क्वेश्चन के थ्रू रिवर्स होगा, पूरा रिवाइज होगा। बोलिए कहाँ से स्टार्ट करें? टाइम कितना है? खत्म हो गया। तो अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है। और AITS पेपर अगर मिल जाएगा बात करूँगा तो AITS पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के जो भी डाउट वगैरह हैं, ठीक है, आप पहले किए रखोगे, क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। जैसे एक्सरसाइज को मैं ऐसे बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एनी डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 to 20, तो जो भी आपको पूछना होगा, इसलिए आपके थ्रू अटेम्प्टेड होना चाहिए।